ये किसी एयर शो की तस्वीरें नहीं हैं जिसमें फाइटर जेट करतब दिखा रहे हैं। ये पुतिन के फाइटर जेट हैं जो यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन की बस्तियों पर ताबड़तोड़ बम गिरा रहे हैं। ये बम जब बड़े अपार्टमेंट के ऊपर फटते हैं तो एटमी धमाके जैसे शोले उठते हैं। आग का गोला देखकर लोग दहशत से भर उठते हैं। धुएं का गुबार कई घंटे तक छाया रहता है। ये रूस के फैब 500 बम हैं। जिस अपार्टमेंट में गिरते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खंडहर हो जाती हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस 1,20,000 ग्लाइड बम हर साल बनाता है। इनमें 500 बम नई तकनीक वाले हैं जो 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। रूस डेली करीब 250 ऐसे बम यूक्रेन के अलग अलग शहरों में गिराता है जहां रूसी सेनाएं आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रही हैं। इस साल अब तक रूस ऐसे करीब 70,000 बम यूक्रेन पर गिरा चुका है। आसमान में उठते आग के शोले देखकर अंदाजा लगाइए कि इनका क्या असर होता होगा और तबाही कितनी भयंकर होती होगी। रूस के फैब 500 बम फाइटर प्लेन से लॉन्च होने के बाद मिसाइल की तरह अचूक निशाने पर गिरते हैं। नाटो की मदद से यूक्रेन ने इनके हमलों को नाकाम करने के लिए EW सिस्टम तैयार किए थे जो इन बमों को मिसगाइड कर देते थे। रूसी बम टारगेट पर नहीं गिरते थे। रूस ने फैब 500 बमों में UMPK किट का इस्तेमाल कर यूक्रेन की रणनीति फेल कर दी। अब इन बमों में पॉप आउट पंख लगा दिए गए हैं। लॉन्च होने के बाद बम से 2 पंख निकलते हैं और ये जहां पहले 70 किलोमीटर तक हमला करते थे अब 200 किलोमीटर तक मार करते हैं। इनमें भरा 200 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक जब फटता है तो 70 मीटर के रेडियस में सब कुछ जल जाता है। कई घंटे तक आग की लपटें उठती रहती हैं। बम से निकले स्प्रिंकलर आसपास के इमारतों के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़कर वहां भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये पूर्वी यूक्रेन के एक शहर कोस्टिनटिनिवका की तस्वीरें हैं जहां बमबारी करके शहर की तमाम इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। जब मिसाइलों के साथ ड्रोन और ग्लाइड बमों को दागा गया तो इस शहर की कुछ इमारतें तो जमींदोज हो गईं। जो गिरने से बच गईं, उनमें खिड़कियां तक सलामत नहीं बची। इमारतों में लगा फर्नीचर जल गया, खिड़कियां टूट गईं, पूरी की पूरी इमारत काली पड़ गई। रही सही कसर रूस की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने पूरी कर दी, जिन्होंने शहर पर कब्जा करने के लिए कई दिन तक यहां जमकर हमला किया। यह यूक्रेन का बिजली संयंत्र है। रूसी बमबारी में पूरी तरह से तबाह हो गया है। बिजली संयंत्र में लगने वाला सामान टूटा पड़ा है, दीवारों में छेद हो गए, ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो गए, बिजली संयंत्र से धुआं उठ रहा है, मेन लाइन के तार टूट गए हैं। यूक्रेनी बिजली कंपनी रिपेयर वर्क में दिन रात लगी हुई है। ज़ेलेंस्की अपने कर्मचारियों से जब तक इसे दोबारा रिपेयर कराएंगे तब तक पुतिन फिर हमला कर देंगे। रूस से युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की के सामने पहले से गैसोलीन की समस्या है। सर्दियों में वो यूक्रेन की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। बमबारी में बिजली संयंत्र बर्बाद होने से दबाव और बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है। इसमें वक्त लग रहा है क्योंकि ज्यादातर सामान टूटा पड़ा है। संयंत्र में कई जगह अब भी धुआं उठ रहा है। वर्करों के लिए तेजी से काम करना मुश्किल है। नए हमलों का भी डर है।
पूर्वी यूक्रेन, जहां भीषण युद्ध चल रहा है, वहां बर्फ की मोटी परत जमा होने लगी है। रूस ने ग्राउंड फोर्स के लिए नए रॉकेट सिस्टम भेजे हैं। इनमें 220 mm के लॉन्चर लगे हुए हैं। इन्हें ट्रक और टैंक दोनों की चेसिस में फिट किया गया है। यह रॉकेट सिस्टम एक बार में 15 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इन मिसाइलों में 2 तरह के वॉरहेड लगे हैं, एक परंपरागत और दूसरे थर्मोबैरिक। थर्मोबैरिक वॉरहेड जहां गिरता है वहां की ऑक्सीजन सोख लेता है, जिसकी वजह से बहुत तबाही होती है। 1361 दिन से जंग लड़ रहे पुतिन अब जल्द ही अपने टारगेट हासिल करना चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन के 93% हिस्से में उनका कब्जा हो चुका है। खेरसोन, मेलिटोपोल, मारियोपोल, डोनेट्स्क और लुहांस्क के ज्यादातर इलाके उनके कब्जे में आ चुके हैं। अब लड़ाई खार्किव, सुमी, ज़पोरिज़िया, निप्रो और ओडेसा में चल रही है। अब पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी हो रही है। पुतिन इसके लिए ईरान से शहीद 161 सीरीज के नए ड्रोन खरीद रहे हैं। ये ड्रोन 150 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, 8 किलोमीटर तक ऊंचाई में जाकर हमला कर सकते हैं, दुश्मन के क्षेत्र में 2 घंटे तक हवा में मंडराते हुए अपना टारगेट खोजते हैं और फिर उस पर टूट पड़ते हैं। इनमें 2 वॉरहेड लगे हैं, जिनमें 60-60 किलो का विस्फोटक लगा है। पोक्रोवस्क, जिसे यूक्रेन का गेटवे कहा जाता है, उसे कब्जाने के बाद अब रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक और शहर मिर्नोग्राद में घुस चुकी है। सेनाओं ने उस ट्रायंगल पर धावा बोल दिया है जो मिर्नोग्राद, रोडेंस्कोय और पोक्रोवस्क को कनेक्ट करता है। पोक्रोवस्क से मिर्नोग्राद की दूरी 27 किलोमीटर है। यहां रूसी सेना बमों से बस्तियों को उजाड़ते हुए वहां कब्जा कर रही है। 24 घंटे में 49 घरों को रूसी सेना ने खाली करा लिया है। 2022 में मिर्नोग्राद की आबादी 46,000 थी। 2024 में यहां करीब 1,650 लोग बचे थे। अब पूरा शहर वीरान पड़ा है। पहले मिर्नोग्राद कोयला खदानों के लिए जाना जाता था। यहां रूस की 5वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड और 51वीं ब्रिगेड ने हमला बोला है। यूक्रेनी सेना के 50 से ज्यादा वाहनों को जलते हुए देखा गया है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना और यूक्रेनी फौज के बीच भीषण जंग चल रही है। करीब 6 किलोमीटर के एरिया में रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेनी फौज की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन कम से कम 40% जमीन पर कब्जा करने के बाद ही सीज फायर के लिए तैयार होंगे। पुतिन नीपर नदी तक का हिस्सा कब्जाना चाहते हैं। इसका मतलब करीब करीब आधा यूक्रेन छीनना चाहते हैं और बचे हुए आधे यूक्रेन को बफर जोन बनाना चाहते हैं। जो हथियार नहीं रखेगा, नाटो से दूर रहेगा, तभी बात बनेगी। युद्ध के मैदान में किस्मत भी रूसी सैनिकों का साथ दे रही है। यूक्रेन की एक बस्ती में कब्जा करने के बाद 2 रूसी सैनिक आगे बढ़ते हैं। वहां यूक्रेन ने लैंड माइन बिछा रखी थी। अचानक रूसी सैनिकों के सामने एक सुअर आ गया और माइन में धमाका हो गया। दोनों रूसी सैनिक बाल बाल बच गए। सोचिए, सिर्फ 3 कदम अगर और आगे बढ़ जाते तो क्या होता। नाटो के तमाम हथियार मिलने के बाद भी लड़ाई में अब ज़ेलेंस्की की सेना टिक नहीं पा रही। पूर्वी यूक्रेन से आई इन तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, फिलहाल रूस के कब्जे में हैं। जमीन, आसमान, समंदर, तीनों मोर्चों पर पुतिन बहुत अटैकिंग मोड में हैं। ये पुतिन के युद्धपोत हैं जो समंदर में नाटो देशों को चुनौती दे रहे हैं। 3-3 युद्धपोत समंदर में गोले दागते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके टारगेट पर 26 नाटो देश और यूक्रेन हैं। ये पुतिन की फ्लोटिला 303 यूनिट है जो दुश्मन से निपटने के लिए समंदर में ड्रिल कर रही है। फ्लोटिला में लगी गन आग उगल रही है। इसमें लगे रॉकेट दुश्मन के ड्रोन अटैक को पलक झपकते नाकाम कर सकते हैं। छोटे लड़ाकू विमानों को गिरा सकते हैं। अगर समंदर के भीतर से अचानक दुश्मन हमला करने आ जाए तो उसे मार गिराने के लिए रूसी कमांडो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पुतिन के दुश्मन फिर भी हमले का दुस्साहस करेंगे तो मिसाइलें भी तैयार खड़ी हैं। संदेश साफ है, पुतिन तभी रुकेंगे जब ट्रंप कीव से ज़ेलेंस्की को बाहर करेंगे। नाटो देश ज़ेलेंस्की को हथियार देना बंद करेंगे।
यही बात नाटो के मेंबर भी समझा रहे हैं। ये हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्टो हैं, जो खुल्लम खुल्ला यूक्रेन को हथियार और पैसा बंद करने की बात कह रहे हैं। ये बात ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लियेन और उपाध्यक्ष काजा कल्लास को नहीं समझ आ रही। Közben pedig szégyentelenül öntik a pénzt Ukrajnába. ब्रसेल्स शर्मनाक तरीके से यूक्रेन में पैसे पंप कर रहा है और बेशर्मी से हथियारों की खेप यूक्रेन को भेज रहा है। जब यूरोप में हथियारों का सूखा पड़ जाता है तो फिर नए हथियार खरीद लिए जाते हैं। ये हथियार यूरोप के लोगों के पैसों से खरीदे जा रहे हैं। ये सब मिलिट्री माफिया के इशारे पर किया जा रहा है। हमने अब तक एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी जिसमें यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ खरीदा गया हो। ब्रसेल्स ऐसा करके यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में लाना चाहता है। ऐसा करके वो युद्ध को भी यूरोप तक लाना चाहते हैं। Ukrajnával együtt be akarja nyomni. ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि पुतिन को ना तो सैंक्शन से ज्यादा फर्क पड़ता है और ना ही नाटो के हथियारों से। पहले ट्रंप कह रहे थे कि सैंक्शन लगने दो, पुतिन घुटनों पर आ जाएंगे। पुतिन फिर भी नहीं रुके। नवंबर में यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से नाटो को डराने लगे। यूक्रेन में युद्ध रुकवाने का ट्रंप प्लान कैसे फेल हो गया, इसकी तस्दीक अमेरिका के विदेश मंत्री के बयानों से होती है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका और नाटो देश जो भी डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देते हैं उन्हें रूस हफ्ते भर के अंदर ही तबाह कर देता है। यह पहली बार नहीं, ऐसा 2-3 साल से हो रहा है। जर्मनी ने इसी महीने यूक्रेन को 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजे थे। शुक्रवार को जिस तरह से कीव में पुतिन ने मिसाइलें बरसाई और यूक्रेन में भारी तबाही हुई, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जर्मनी के पैट्रियट सिस्टम भी रूस ने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका में बने एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब $1 बिलियन है। जर्मनी इसे अमेरिका से लेता है और फिर अगर यूक्रेन भेजता है तो कीमत करीब $1.5 बिलियन तक पहुंच जाती है। बिना मिसाइलों के सिर्फ पैट्रियट सिस्टम के बेस की कीमत $400 मिलियन है। इसमें लगी पैक 2 जेम-T मिसाइल की कीमत $4 मिलियन है, जबकि पैक 3 MSC मिसाइल की कीमत $7 से $10 मिलियन है। इसलिए ट्रंप ने अब एटम बम का रास्ता चुना है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप बहुत जल्द असली न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। रूस का मानना है कि ट्रंप कंफ्यूज हैं। वो कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों की होड़ खत्म होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। कुछ दिन पहले ट्रंप ने न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। पुतिन न्यूक्लियर हथियारों के मामले में ट्रंप से किस हैं? रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड हैं, अमेरिका के पास 5,177 परमाणु वॉरहेड हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। नाटो के 26 देशों या फिर ट्रंप सब जानते हैं कि पुतिन को कोई परमाणु हथियारों से नहीं डरा सकता। पुतिन कैसे मानेंगे? यह बात ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्लियर बता दी है। रूबियो का दावा है कि पुतिन पूरा डोनबास मांग रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की डोनबास दे देते हैं तो यह युद्ध खत्म हो सकता है। ज़ेलेंस्की के पास ना गोला बारूद है और ना ही पैसा है। वो युद्ध लड़ने के लिए ईयू पर डिपेंड हैं। ट्रंप अगर ईयू को राजी कर लेते हैं तो बात बन सकती है, यूक्रेन में तबाही रुक सकती है। लेकिन पुतिन सिर्फ डोनबास से नहीं मानेंगे। ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने के बाद ही वो युद्ध विराम के लिए राजी होंगे। अब जिस तरह दुनिया भर के अखबारों में ज़ेलेंस्की की करप्शन की कथा छापी जा रही है, उनकी भ्रष्टाचार मंडली पर घूसखोरी और कट मनी के आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम $10 करोड़ की घूसखोरी की रिपोर्ट छाप रहा है। उससे लगता है कि ज़ेलेंस्की ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। ज़ेलेंस्की और उनके पार्टनर पर यूक्रेन की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी से $10 करोड़ की हेराफेरी करने के आरोप हैं। मिडेंच ज़ेलेंस्की के कारोबारी पार्टनर हैं। दोनों पर ठेकेदारी से 10 से 15% कट मनी वसूलने का आरोप है। ज़ेलेंस्की के दोस्त तिमिर मिडेंच घोटाला उजागर होने से एक दिन पहले ही कीव छोड़कर इजराइल जा चुके हैं। वहां एक लग्जरी होटल में ऐश कर रहे हैं।
कीव में लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेडेंच को भगाने के पीछे जेलेंस्की का ही हाथ है। लोग कीव में बैनर पोस्टर लेकर जेलेंस्की के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। सोचिए, जिस यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था, वहां अब लोग खुलकर जेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब साफ है कि जेलेंस्की के दिन लद चुके हैं, उनकी कहानी अब खत्म होने वाली है। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ग्रीस जाने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रसेल्स बढ़िया रहेगा, यहां उनके समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज अब भी ईयू की सत्ता में टिकी हुई है। Couple that with the corruption that's taking place, suddenly the Ukrainian government has to admit, oh yes, there is corruption, but hey, because we found it and we're talking about it, that means we're a functioning democracy. It's not. This is a society in free fall, and the man in charge, Zelensky, he can't survive this. So it wouldn't surprise me at all if he went to Greece and stayed there. सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि कट मनी से जेलेंस्की ने मॉस्को में एक लग्जरी पेंट हाउस खरीदा है। पोलैंड, जो अब तक जेलेंस्की का खुलकर साथ देता रहा है, $10 लाख का घूस कांड उजागर होने के बाद पोलैंड ने भी कह दिया है कि आगे जेलेंस्की का साथ देना उनके लिए मुश्किल होगा अगर आरोप सही पाए गए। मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को आगाह किया था। मैं उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले से जानता हूं। जब किसी ने सोचा नहीं था फुल स्केल वॉर शुरू होगी। यूरोप में जितनी प्रो रूस पार्टियां हैं, वो ये साबित करने में लगी हैं यूक्रेन की सरकार भ्रष्ट है। रूस के लिए ये सबसे अच्छा है। वो कहेंगे इन लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत भ्रष्ट हैं। कुछ लोग कहेंगे यूक्रेन ज्यादा भ्रष्ट है रूस के मुकाबले। मैंने जेलेंस्की को कहा था भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सावधान रहें। जर्मनी के चांसलर पहले से ही इसकी जांच कराने की बात कह चुके हैं। जाहिर है अब जेलेंस्की के लिए युद्ध लड़ना तो दूर, अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है।